काफी रात हो गई है, वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। हाँ, एक काम करो, तुम निकलो, मैं भी बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, बस थोड़ा सा काम बाकी है, तुम निकलो। ओके, बाय। बाय। ठीक है। क्या है ये वैभव? ये कोई दरवाजे पे एनवलप छोड़ के गया है। बाहर इतनी रात को? ठीक है, तुम निकलो, मैं देखती हूँ। ओके, बाय। बाय। इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। एक नजराना सालुंखे के लिए। सबका सालुंखे सर के साथ क्या लेना देना है? तो दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। अब दिल थाम कर बैठिए, कुछ ही पल में आप ये दुर्लभ मम्मी देख पाएंगे। ये मम्मी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे हमने इजिप्ट से मंगाया है और ये हमारे म्यूजियम के लिए बड़े गर्व की बात है। ये दुर्लभ मम्मी सिर्फ और सिर्फ यहाँ है और इस दुर्लभ मम्मी को यहां तक पहुंचाने का सारा श्रेय जाता है मिस्टर हबीब को, जिन्होंने इस 2000 साल पुरानी मम्मी को हमारे म्यूजियम तक पहुंचाया है। और अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके सामने पेश करता हूं यह दुर्लभ मम्मी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है कायरो की शान, तलातत है इस मम्मी का नाम। अंदर देखो, ये किसने लिख दिया? अरे कौन? ये क्या है? लावा माता, ये ले आश्रय आश्रय। रीढ़ की हड्डी के साथ सिर्फ ये खोपड़ी जुड़ी हुई है, कंकाल का बाकी का हिस्सा तो गायब है। सर, कोई ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम सबको कुछ बताना चाहता है? हो सकता है, इसलिए इस मम्मी के एग्जीबिशन से पहले उसने इस हड्डियों के ढांचे को यहाँ पे लाके रख दिया। पर सर, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद खूनी ने ये सब किया कैसे होगा? हाँ श्रेया, ये बात तो है और इसका जवाब यही मिलेगा। पंकज, ये ब्लड सैंपल्स उठा लो। माहता तकलीफी फकलीचा। आप चिंता मत कीजिए, ये सब सीआईडी के ऑफिसर्स हैं, ये सब पता लगा लेंगे। क्या मुसीबत है यार ये। मिस्टर विजय सर, इस मम्मी को कपड़ा ढकने से पहले आखिरी बार कब चेक किया था इसे? सर, कल रात करीब 10 बजे, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। मतलब 10 बजे के बाद कोई अंदर घुसा और उसने ये सब किया? सर, इस हॉल में 3 कैमरा लगे, जिसने भी ये सब किया है वो इन कैमरों में जरूर कैप्चर हुआ होगा। मिस्टर विजय, इन तीनों कैमरेज की फुटेज चाहिए हमें। ठीक है सर। वरुण सर, सीसीटीवी फुटेज देखने का इंतजाम करो। ओके। आप चिंता मत कीजिए, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी अब सीआईडी वाले आ चुके हैं, वो सब संभाल लेंगे। कितना टाइम लगेगा? और सर, वो आ गया। सर, फुटेज तैयार है। सबको दिखाओ। ये क्या? ये फुटेज ब्लैंक क्यों हो गया? जरा फिर से प्ले करो उसे। इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ कभी, मगर ये फुटेज ब्लैंक कैसे हो सकता है? जरा दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा।
ऐसे कैसे हो सकता है? तीसरा कैमरे का फुटेज दिखाओ। इस कैमरे में औरत, लंबे बाल वाली औरत दिख रही है और दूसरे कैमरे में कोई दिख नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? एक कैमरे में दिखी और दूसरे में गायब। कैसे हो सकता है? ये देखो, तो खूनी यहाँ इस खिड़की से ही अंदर आया है। सर अगर ये खूनी इस खिड़की से अंदर आया है और एक कैमरे में कैप्चर हुआ है, बाकी दोनों कैमरों में कैप्चर क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए काविन, क्योंकि शायद ये खिड़की इस कैमरा के रेंज से बाहर है। वो यहां से अंदर आने के बाद वो इस तरफ गया होगा, छुप के निकला और इस कैमरे के नीचे से होते हुए वो आगे बढ़ा और यहां से आगे जाने के बाद उसने इस कैमरे को लेजर लाइट से ब्लाइंड कर दिया और यहां से आगे गया और उस हड्डियों के ढांचे को यहां इस कैमरे से नीचे लेके और फिर शायद वो लेजर उसने इस कैमरे पे मारा और फिर उस हड्डियों के ढांचे को यहां पे रख के चला गया, मगर जाते वक्त वहां उस कैमरे में वो कैद हो गया। सर इसका मतलब जिसने भी ये किया है वो अच्छी तरीके से जानता था कि इन कैमरों में कैद कैसे नहीं होना है। इसका मतलब वो जो कोई भी है उसे इस म्यूजियम की अच्छी जानकारी थी। सर यानी कि ये सारा काम किसी अंदर वाले का है, यहाँ किसी काम करने वाले का। हाँ श्रेया, ये काम यहाँ के किसी कर्मचारी का ही है। सर वो खिड़की देखने में काफी छोटी लगती है, मतलब जो भी अंदर आया है वो ज्यादा कद का नहीं होगा, 5 फीट के आसपास। और सर वो आदमी बहुत पतला दुबला होगा। आदमी क्यों, वो कोई औरत भी हो सकती है। उस फुटेज में उसके काफी लंबे बाल थे। नहीं सर, ये दोनों ऐसा काम नहीं कर सकती। ये तो हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रही हैं। तो फिर कौन कर सकता है? एक मिनट, जरा वो फुटेज दिखाना जहां पे वो औरत दिखी थी फ्रेम में। पॉज करो सर, अब जरा जूम करना। इस औरत के तो साइड हॉक्स है। सर ये लड़कियों का कोई नया फैशन है? नहीं पंकज, ये कोई औरत नहीं है। औरत के भेष में कोई आदमी घूम रहा है। औरत के भेष में आदमी? मिस्टर विजय सर, आपके स्टाफ में कोई ऐसा है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है? हाँ सर, एक कर्मचारी था जो टूर गाइड का काम करता था। मतलब अभी कहाँ है? सर वो 2 हफ्ते पहले म्यूजियम का कुछ सामान चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अनिल नाम था उसका। हाँ सर, अनिल की कदकाठी ऐसी है कि वो इस खिड़की से आ जा सकता है। और एक म्यूजियम को एक टूर गाइड से बेहतर कौन जान सकता है। इस अनिल से मिलता है। बड़ी अजीब बात। सर कल रात को ना एक अजीब डीवीडी आई है आपके नाम से लैब में। डीवीडी? हाँ सर, ये देखिए सर। एक नजराना सालुखे के लिए। सर इसमें ना एक जलती हुई गाड़ी दिखाई है, कुछ लोग अपना मुंह छुपाए खड़े हैं और वही लोग आपके नाम के नारे लगा रहे हैं सर। तारिका, ये सब उलझाने के वाला मामला है, कोई हमें भटकाना चाहता अपने काम से। रखो ये डीवीडी वहां पर रखो, काम पे ध्यान दो। कमा देखो इस डीवीडी को उधर, और इधर आओ। क्या हुआ बॉस, कोई सवाल नहीं पूछा आते? खामोश है सबके सब। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी बात बताता हूं जिससे शायद आपका मौन व्रत टूट जाएगा। बॉस, बड़ी माथा पच्ची करने के बाद, अच्छी तरह से जांच करने के बाद पता लगा कि इस रीढ़ की हड्डी में छेड़छाड़ की गई है। रीढ़ की हड्डी के साथ छेड़छाड़ की मतलब ये कि इस रीढ़ की हड्डी की हर वर्टिब्रा को गौर से देखो तो पता चलता है कि सारी वर्टिब्रा उल्टे सीधे क्रम में लगी हुई है। रीढ़ की हड्डियां गलत क्रम में लगी हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है यार? मतलब ये कि देखो ये वर्टिब्रा C1, इसके बाद होनी चाहिए C2, लेकिन यहाँ पर है C7 और ऐसे ही ये सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो रीढ़ की हड्डी में बाकी हड्डी के टुकड़े अलग ही क्रम में? हाँ, सारी हड्डियां बिल्कुल उल्टी पुल्टी लगाई गई है। जैसे कि C1 के बाद आना चाहिए C2 पर है C7, फिर आना चाहिए C3 पर है C2 और उसी तरह से सारी हड्डियां। C1 C7, डॉक्टर साहब ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी क्या निखिल, हमारी समझ में नहीं आया भैया।
बहुत खोपड़ी लगाई तब पता चला है। किसी ने बड़ी होशियारी से, बड़ी सावधानी से ये हर वर्टिब्रा को उल्टा सीधा क्रम में लगाया है। और जिसने भी ये किया है ना साळुंखे, किसी खास मकसद से ही किया है, ये खास मकसद से। और एक बात, जिस किसी ने भी ये किया है ना बॉस, उसे मानव शरीर की और मानव की हड्डियों के ढांचे की बड़ी अच्छी जानकारी है। लेकिन सर ये सब करने के लिए कोई इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? सचिन, मुजरिम ये सब करके हमें ये बताना चाहता है कि हमारा मुकाबला किसी साधारण आदमी से नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। सिर्फ खतरनाक ही नहीं, दिमागी बीमारी है इस आदमी को। सिर्फ इतना ही नहीं सर, इन हड्डियों पे जो खून लगा हुआ है, टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग लोगों का है। क्या मतलब सर 3 और लोग मरे? खून 3 और लोगों का है? 3 लोग और मरे हैं? सचिन, 3 लोग मरे हैं या जिंदा, ये तो तभी पता चल जाएगा जब हम इस सिरफिरे को पकड़ लेंगे तब। लेकिन जिंदा। ऐसा लगता है कमरे में कोई भी नहीं है। चांद मारो, देखो क्या मिलता है। सर ये देखिए, अनिल सर जिंदा है, मगर सांसें बहुत धीमी चल रही हैं इसकी। पंकज, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हाथ खोलो। ये क्या? पेन ड्राइव? प्ले मी। तो ऐसे चलो जल्दी। सालुंखे, मैं जानता हूं कि मेरा यह संदेशा तुम तक जरूर पहुंचेगा। मैंने सुना है कि तुम दुनिया के एक प्रसिद्ध फॉरेंसिक विशेषज्ञ हो और मुश्किल से मुश्किल केस को चुटकी बजाते ही हल कर लेते हो। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक आम इंसान हो और अब मैं आ गया हूं और बहुत जल्द दुनिया के सामने तुम्हारी असलियत ला कर रख दूंगा। सालुंखे, मैंने 3 आदमियों को बंदी बनाकर रखा है। अब उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो। तुम्हारे पास जो रीढ़ की हड्डी है उसके जरिए उन तक पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे हैं। तो दिखाओ अपनी काबिलियत, और अगर तुम उन 3 लोगों को नहीं बचा सके तो उनकी मौत की जिम्मेदार होगे तुम। और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। सर ये आदमी तो खुलेआम डॉक्टर सालुंखे को चुनौती दे रहा है। सर, हमें सालुंखे सर को इसके बारे में बता देना चाहिए। सर, हमारे पास सिर्फ 6 घंटे। हाँ पंकज, अभी डॉक्टर सालुंखे ही मदद कर सकते हैं इन 3 मासूमों की जान बचाने में। अरे क्या, इन 3 खून की रिपोर्ट से कुछ पता नहीं पड़ रहा है और हमारे पास सिर्फ 4.5 घंटे हैं। और इस मुजरिम के मुताबिक ये सबूत ही हमें सही रास्ता दे सकता है। कुछ तो ऐसा है तारिका जो हमारी नजरों से छुप रहा है। क्या हो सकता है ये? सर, इस मुजरिम ने आपको ही ऐसी चुनौती क्यों दी? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं आपके अतीत में कभी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कोई हादसा वगैरह जिससे आपको अभी भी अफसोस हो? तारिका, ये मुजरिम दिमागी तौर पर पागल है, हमें भटकाना चाहता, बस दैट्स इट। और सर वो डीवीडी? क्या हुआ सालुंखे, क्या पता चला? बॉस, हमारे पास सिर्फ 4.5 घंटे, वक्त गुजरता जा रहा है और मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यार वही मैं तुझे कहने आया हूं कि जल्दी बता। बस मुझे लगता है इस रीढ़ की हड्डी में कोई कोड है। मुझे एक एक वर्टिब्रा फिर से चेक करनी पड़ेगी बस। हाँ बस, इस वर्टिब्रा में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? एक मिनट बस। यस, हाँ बस, पकड़ में आ गया।
बॉस, इस इंसान की ये वर्टिब्रा में, ये वर्टिब्रा इंसान की नहीं है। तो फिर किसकी है सारुण के? जानवर की है। यार तू क्या कह रहा है? बस थोड़े से टेस्ट और करने पड़ेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है, ये वर्टिब्रा किसी जानवर की, और जानवर में भी ये वर्टिब्रा कुत्ते की है, कुत्ते की। कुत्ते का वर्टिब्रा है? हाँ बस। इंसान की रीढ़ की हड्डी में कुत्ते की? सर ये कैसे हो सकता है सर? निखिल, पूरी हड्डी नहीं, सारी वर्टिब्राज में से सिर्फ एक ये वर्टिब्रा कुत्ते की है जो इसमें बदल दी गई है, ताकि हमें लगे ही नहीं कि ये किसी कुत्ते की हड्डी है। लेकिन सर रीढ़ की हड्डियों को उल्टे सीधे तरीके से जोड़ने की वजह क्या हो सकती है? शायद हमें भटकाने के लिए बॉस। हाँ, ये हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा चालाक है ये। वो चाहता है कि हम ये C1, C2, C3, C4, C5 इन वर्टेब्रेज में फंसे रहे हैं और हमारा ध्यान इस कुत्ते की रीढ़ की हड्डी पर न जाए। एक बात और बॉस। क्या? इस हड्डी को देख करके लगता है कि ये हड्डी किसी बड़ी नस्ल के कुत्ते की हड्डी है। बड़े नस्ल के कुत्ते की रीढ़ की हड्डी? तो फिर सचिन पता लगाना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से डॉग ब्रीडर्स हैं जो बड़े नस्ल के कुत्ते ब्रीड करते हैं और किन किन लोगों ने कुत्ते पाले हैं। पता चल गया? ओके, थैंक यू सर। क्या कहा सारुण के? सर कुत्ते की नस्ल का पता लगा लिया उन्होंने। ये वैल्यून नस्ल का कुत्ता है सर। वैल्यून नस्ल का कुत्ता? हाँ सर, माफ कीजिएगा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आप सिर्फ इतना मुझे बताइए कि क्या आप वैल्यून नस्ल के कुत्ते बेचते हैं? हाँ सर, ये बड़े दुर्लभ और बड़े आकार का कुत्ता है। हम इसे बाहर से मंगवाते हैं अपने कुछ खास ग्राहकों के लिए। तब तो ये आसानी से बता सकते हैं आपके इस नस्ल के अब तक कितने कुत्ते बेचे आप? हाँ सर, पिछले साल 2 कुत्ते बेचे और इस साल 4 दिन पहले 1 कुत्ता बेचा, वैल्यून नस्ल का, पूरे शुद्ध। 4 दिन पहले? सचिन, इन कुत्तों के सारे डिटेल्स ले लो। सर, हाँ, अनिल को होश आ गया है। उसने बताया उससे जो कुछ भी कराया गया जबरदस्ती करवाया गया है। तो फिर उसने खूनी को तो देखा होगा ना? नहीं सर, उसने खूनी को नहीं देखा। डैम इट, हमारे पास सिर्फ 3.5 घंटे। चलो जल्दी। सर हमने 2 घर तो चेक कर लिए, उनके कुत्ते तो सही सलामत हैं। हाँ निखिल, अब इस घर का कुत्ता देखते हैं, शायद यहीं से कुछ पता चल जाएगा। जी, किससे मिलना है? जी हम लोग CID से। आपके पास वैल्यून नस्ल का कुत्ता है ना? जी हाँ। हम उसे देखना चाहते हैं। अंदर आइए। रेक्स ने कुछ किया है क्या? अरे नहीं नहीं, आपके कुत्ते ने कुछ नहीं किया है, बस हम उसे देखना चाहते हैं। जरा बुलाइए ना आपके रेक्स को। सर वो क्या है कि हमारा नौकर उसको घुमाने के लिए लेकर गया है, बस अभी आता ही होगा। सर बैठिए ना प्लीज। नहीं नहीं, थैंक यू। सर इसका मतलब ये कुत्ता भी बिल्कुल ठीक ठाक है? क्या यही है आपका रेक्स? जी सर, आपको कोई शक है क्या? मैं फिर से पूछता हूं, क्या यही रेक्स है? जी हाँ सर। देखिए, हमारे पास जिस कुत्ते का फोटोग्राफ है उसके दाहिने आंख के ऊपर, मतलब यहां पर एक काला धब्बा है। आपके इस रेक्स में वो नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो कुत्ता आप लोगों ने खरीदा है वो ये कुत्ता नहीं है। ये क्या है? मैं क्या कह रहे हैं सर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो अब माया जी समझाएगी। क्यों माया जी, कहाँ है रेक्स आपका? वो सर। माया जी प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जवाब दीजिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। अशोक, रेक्स गुम हो गया था। मैं डर गई कि तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता खरीद लाई। हमारा प्यारा रेक्स गुम हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और दूसरा कुत्ता ले आई? आपको पता नहीं चला? सर मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, पिछले 6 महीने से मैं शिप पे था, अभी 2 दिन पहले आया हूँ। अच्छा माया जी, ये आपका रेक्स गुम कैसे हुआ? सर हमेशा की तरह मैं रेक्स को लेके रोड में टहलने निकली, वो मुझसे दूर भागने लगा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर पता नहीं भागते भागते वो कहाँ खो गया। और आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की?
हाँ सर, बहुत कोशिश की पर मिला ही नहीं। अच्छा, ये सब कब हुआ, कहाँ पर हुआ? 4 दिन पहले, जंगल के पीछे वाले रास्ते पर। जंगल का पीछे वाला रास्ता? सर हमारे पास वक्त बहुत कम है सर, जंगल काफी बड़ा और राइस को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है सर। रेडियो और पंकज को लगा दो काम पर, फोन करो उसे। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, ये एसीपी सर ने हमें अचानक यहाँ क्यों बुला लिया? पता नहीं यार, एसीपी साहब का ऑर्डर है भैया, मानना तो पड़ेगा। हाँ सर, मैंने सुना है इन जंगलों में ना जंगली जानवर आते हैं। अबे तू मुझे बता रहा है या डरा रहा है? बता रहा हूँ सर, मैंने अखबार में पढ़ा है। एक बार एक आदमी इन जंगलों में कहीं घूम गया था, चीता ने पीछे से उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसे कच्चा चबा दिया। कच्चा चबा दिया? अरे बाप रे! और चीता तो पीछे से झपट्टा मारता है सर। पंकज एक काम कर, तू आगे देखते हुए चल, मैं पीछे देखते हुए चलता हूँ, उल्टा। ओके चल। चले सर। हाँ। रेडियो और पंकज लगे हैं ना काम पे? हाँ सर, लगे हुए लोग। इसकी बात समझ में नहीं आ रही है, कुत्ता माया के घर से भागा क्यों? मुझे तो लगता है निखिल, कुत्ते को किसी चीज से ललचाया होगा, इसलिए वो भाग गया। ये सब उस खूनी का प्लान हो सकता है। अभी चल। पंकज, वहां झाड़ियों में कुछ है। सर कहीं चीता तो नहीं? भाग गया सर, चीता भाग गया। एक मिनट, ये देखो। हड्डियां, जरूर इसी से ललचाया होगा कुत्ते को। शाबाश पंकज, शाबाश! तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा। नहीं, मगर एक बात जरूर सीख ली, बहादुरी की। बहादुरी? सर, मैंने तो आपकी बहादुरी कभी नहीं देखी। अबे मैं बहादुर था मैं, शादी से पहले, मगर शादी के बाद तो। सर, एक चीता कहीं फिर से तो नहीं आ गया? अरे बाप रे, अब क्या करें? आपको पेड़ पे चढ़ना आता है? नहीं पंकज, भाग 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 भाग, भाग। ये देखिए सर। हाँ, ये देखिए बॉल, लगता है कुत्ते ने चबाया हुआ है इसे। ये क्या? कुत्ते के दांत के निशान भी तो है। इसका मतलब है वो लोग इसी दिशा में गए हैं, क्योंकि हड्डियां हमें वहां पर मिली और ये बॉल यहां पर। उसी तरह होगा, वो देखते हैं। ये क्या? जंगल का रास्ता तो यहीं पर खत्म हो गया। क्या करें? अरे भैया सुनो, देखो हम लोग सीआईडी से। घबराओ मत, सिर्फ पूछताछ करने आए हैं। एक बात बताओ, 4 दिन पहले क्या तुमने यहाँ पर किसी बड़े नस्ल के कुत्ते को देखा है? सफेद रंग का कुत्ता, उसके शरीर पर काले काले धब्बे थे, बड़ा खूबसूरत सा कुत्ता था। ये कुत्ता क्या सब, यहाँ तो दिन में बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं। अरे भाई साहब, आपको बताया ना कि बड़ी नस्ल का कुत्ता, वो कोई आम कुत्ता नहीं था। अच्छा, वो जिसे लोग गाड़ियों में लेकर घूमते हैं? हाँ। ऐसा कुत्ता तो देखा नहीं, लेकिन 4 दिन हो गए मैं अंदर खाना खा रहा था और एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। तो मैं खाना छोड़ के बाहर आया, कुत्ता तो नहीं था, लेकिन एक सफेद कलर की वैन तेजी से निकल गई। शायद वो कुत्ता उसमें हो। सफेद कलर की वैन? अच्छा, वैसे तो तुम लोगों को आदत सी होती है ना किसी भी गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मेक याद रखने की, तो हो सकता है उस गाड़ी का भी नंबर याद हो तुम्हें। हाँ साहब, वैन का नंबर था STU 3339। STU 3339। थैंक यू सचिन, इस वैन का पता लगाओ,
सफेद कलर की वैन STU 3339। बस हो गया नाटक। हाथ ऊपर। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हाथ ऊपर। hands up। डमी? सर एक खूनी हमारे साथ अजीब खेल खेल रहा है। हाँ, समझ। चिट्ठी है। तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है, बड़े मामूली और आम हो तुम। अब मान लो कि तुम उन 3 लोगों को बचाने में नाकाम हो चुके हो, तुम हार गए। अच्छा सर ये कोई संकी है। ये देखिए सर, इसके हाथ में ये फूल, लगता है कुछ बताना चाहता था हमको। हाँ, ये हमें कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसी चीज जो साळुंखे को भी दिख नहीं रही है। साळुंखे तो अब तक वहां पहुंचा ही नहीं। पता लगाना पड़ेगा है क्या ये सुराग जो अभी भी धुंधला सा है। या साळुंखे सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, जो भी करना है जल्दी कर। हाँ बॉस, आई नो। ये रीढ़ की हड्डी की गुत्थी तो सुलझा ली, लेकिन उसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर जरूर हमारी नजरों से कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। आई नो तारिका कुछ छूट रहा है, लेकिन क्या छूट रहा है वो तो समझ में आए। तारिका, ये स्कल पकड़ो जरा। तारिका, वो सब लो। सर ये लीजिए सर। ये दांत तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगता है। तारिका, जरा पानी लाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत? कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत क्यों लगाएगा? नहीं साळुंखे, ये जरूर खूनी किसी और तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा साळुंखे साहब, ये आपके प्रोफेशन में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ इस्तेमाल होता है? सचिन, प्लास्टर ऑफ पेरिस अक्सर मेडिकल कॉलेजेस में कंकाल वगैरह बनाने के लिए, स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। ये फूल बस, इस तरीके का फूल मेरे टाइम में मेरे कॉलेज में कुछ बदमाश छात्र अपनी पहचान के लिए छोड़ जाते थे। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है साळुंखे कि खूनी तेरे मेडिकल कॉलेज की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, तेरे मेडिकल कॉलेज की तरफ, मेरे कॉलेज की तरफ। सर मैं आपसे जिस डीवीडी के बारे में बात कर रही थी ना, उसके वीडियो में लोगों ने जो कपड़े पहने हैं उन पे भी ठीक ऐसे ही फूल का प्रिंट बना हुआ है। किस वीडियो के बारे में बात कर रही हो तारिका? तारिका, वो वीडियो ऑन करो। हाँ सर। लगाओ लगाओ, वीडियो लगाओ। प्ले करो, प्ले करो। सर क्या बात है, सच में आज ये कर दिखाएगा। अरे बॉस, ये तो मेरे कॉलेज का ग्राउंड है। चलो। गाड़ी उड़ा दी गई है। साळुंखे, 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 साळुंखे। और वहां पर जितने भी लोग हैं सब तेरा ही नाम ले रहे हैं। साळुंखे, साळुंखे, साळुंखे। फिर इस वीडियो के बारे में पहले क्यों नहीं बताया तूने हमें? ये क्या चक्कर है साळुंखे? बॉस, कॉलेज में एक घटना के दौरान डीन की कार जला दी गई थी, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तू कहता है ना साळुंखे, लेकिन खूनी सोचता है कि तेरा ही हाथ है इसके पीछे, इसलिए वो तेरे पीछे पड़ा है। नहीं साळुंखे, तेरा कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है इस केस से। गॉड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत लगाना, उस डमी के पास उस फूल का छोड़ जाना। माय गॉड। बॉस, बॉस, ये मुझे अपने कॉलेज की तरफ बुला रहा है। मतलब सर इन तीनों विक्टिम्स को भी इसी कॉलेज में रखा गया होगा? हाँ, सिर्फ 30 मिनट बाकी है, तेरे मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। सिर्फ 10 सेकंड बचे सर हमारे पास। सर वो तीनों मिलेंगे क्या? उस तरफ हो गए, उस तरफ।
अभिजीत, डॉक्टर साहब, अब ठीक है? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? 3 बेगुनाह लोगों की जान ली, क्यों किया तुमने ऐसा? संभालिए अपने आपको डॉक्टर साहब। नहीं, मैं कैसे संभाल सकता हूँ? उसने 3 बेगुनाह लोगों की जान ली है। मैं उस खूंखार को अपने हाथों से मार के रहूंगा। साळुंखे, वक्त बहुत कम है हमारे पास। 3 लोगों की जानें चली गई इस आदमी की वजह से, और तू ऐसे हताश बैठा। तो क्या करूं बॉस, ये मेरी गलती थी। मेरी वजह से 3 मासूमों की जान गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। बॉस, मैं फेल हो गया। यार, तेरी वजह से जान नहीं गई है। तूने जो भी करना था सब कर लिया। अगर वक्त पर काम नहीं आया तो क्या किया बॉस? मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया? वो फूल, वो पीओपी का दांत, वो डीवीडी, पहले क्यों नहीं समझा? ये इशारा आया। सर, आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हैं? जो भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती? बॉस, क्या फायदा मेरे एक्सपीरियंस का, मेरे अनुभव का? क्या फायदा जब मासूमों की जान मेरी आंखों के सामने चली जाए? क्या फायदा? क्या बात करता है तू साळुंखे? अरे साळुंखे उस इंसान का नाम है जो कभी हारना नहीं जानता। जहां पर कुछ भी नहीं है उसमें जो कुछ न कुछ तो ढूंढता ही है। हाँ सर, जब उम्मीद की एक भी किरण दिखाई नहीं देती, उस वक्त भी आप ऐसा कुछ ढूंढ निकालते हैं कि हम लोग आसानी से केस सॉल्व कर लेते, मुजरिमों को पकड़ लेते। यस, यूरेका! जहर बॉडी में आया था दांत से। लेकिन सचिन, आज मुजरिम जीत गया। सीआईडी की ड्यूटी के दौरान जो कुछ भी हमने आपसे सीखा है, आपका जोश, आपका हौसला, सर आप कभी हार नहीं मान सकते। हाँ सर। देखता क्या है, सोचता क्या है? उठ, लग जा काम पे। बॉस, मैं तुमसे वादा करता हूं, ये साळुंखे तुमसे वादा करता है, मैं उस खूनी को छोड़ूंगा नहीं। मैं उससे उसके अंजाम तक पहुंचा करके रहूंगा बॉस। यस, यस। ये हुई ना बात। साळुंखे कभी हिम्मत नहीं हारता। आप देखना, यूं सुराग मिलेगा साळुंखे, यूं सुराग मिलेगा। मेरे साथ तुम लोगों का साथ है, साळुंखे हार सकता नहीं। मैं जरूर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। बस, ये शायद किसी कार्डबोर्ड का टुकड़ा है जो अभी तक जला नहीं है। ये हिस्सा कुछ अजीब तरीके से उभरा हुआ है। हाँ यार, कुछ तो है उसके नीचे। अरे का काम करो, इसे साफ करो जल्दी। मैं कहता हूँ साळुंखे, जरूर कोई सुराग मिलेगा हमें। बिल्कुल बॉस, हम उस खूनी तक पहुंच करके रहेंगे। सर, से देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। एवी क्या हो सकता है? सर, जेडी रोड पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स की कंपनी है सर, जो पिछले 2 सालों से बंद है, और उस कंपनी का नाम है एवी एंटरप्राइजेस। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी ने अपना ठिकाना बना दिया है उधर ही, एवी एंटरप्राइजेस में। काश अब वो जान पाता कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर, यही एवी एंटरप्राइजेस की फैक्ट्री। क्या बात है, अभी तो हमारा स्वागत गोलियों से हो रहा था, अभी एकदम सन्नाटा। सर, लगता है कोई नई चाल चलने वाला है। तुम लोग देखो उसको। कहाँ गए तुम्हारे बाकी साथी हैं? सर, मैं शिखर हूँ। मेरे चचेरे भाई भूपेंद्र को किसी ने अगवा कर लिया है। वो निकल भागने में कामयाब भी हो जाता, मगर उसने फिर से उसे पकड़ लिया। सर, इसका मतलब
वो तीसरा विक्टिम अभी भी जिंदा है? एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। मेरे भाई भूपेंद्र ने मुझे यहाँ मदद के लिए बुलाया था। हाँ। लेकिन मेरे आने से पहले उसने उसे फिर से पकड़ लिया। मैं आपको फोन ही करने वाला था, लेकिन गोली लग गई तुम्हें? प्लीज उसे बचा लो सर। निकल गए वहां से। कोई बात नहीं, तुमने उन लोगों को देखा था ना, उनको पहचानते हो? कुछ याद है उनके बारे में? सर मैंने खिड़की से उसकी एक झलक देखी थी। हाँ। उसका चेहरा झोपड़े के पास से जला हुआ था। चेहरा जला हुआ था? हेलो सीआईडी वालों, तुम लोग डाल तो मैं बात। तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। भूपेंद्र की मौत इतनी भयानक होगी कि उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीआईडी होगी। देखो तुम लोग। हेलो हेलो, कौन था सर? खूनी अब हमें चुनौती दे रहा है। सर पता नहीं वो लोग भूपेंद्र को कहाँ ले गए होंगे। ये मामला साळुंके साहब के अतीत और उनके कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है ये जले चेहरे वाला आदमी उन्हीं में से कोई हो। उस समय के जितने भी स्टूडेंट थे सबके बारे में पता लगाना होगा। क्या 20 साल पहले सोया और 1 महीना पहले जग गया? ओके, थैंक यू। क्या फ्रेडी? सर 20 साल पहले साळुंके साहब के मेडिकल कॉलेज के डीन की कार जब उड़ाई गई तो उस धमाके में कुणाल नाम का एक छात्र घायल हो गया और कोमा में चला गया। वो जिस हॉस्पिटल में भर्ती था वहां से पता चला है कि वो अभी 1 महीना पहले कोमा से बाहर आ चुका है। बॉम्ब धमाके में घायल हुआ था और जो खूनी है उसका चेहरा भी जला हुआ है। मुझे लगता है ये कुणाल ही खूनी है। अब बदले की आग में जल रहा है। सर हॉस्पिटल वालों ने कुणाल का पता एसएमएस किया। सर जरूर वो भूपेंद्र को वहीं लेकर गया होगा। ठीक है, उसके घर चलते हैं। क्या एड्रेस क्या? तो यहाँ छुप के खड़ा है। बाहर आ जाओ कुणाल, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। बाहर आओ। अरे तुम मेरे पीछे कैसे आ गए? अरे आप, मुझे लगा कुणाल मेरे पीछे आ गया। सिर्फ जूते हैं, वहां चेक करो। इस कुणाल ने तो जूते खिलवा दिए मुझे। सर यहाँ कोई नहीं है। कोई बात नहीं, ये कुणाल की फाइल मिली है। देख रहा हो सारे सर्टिफिकेट्स और ये एड्रेस देखा इसमें। दूसरा एड्रेस लिखा है यहाँ पे, 12 गोलकुंडा। कहीं भूपेंद्र को लेके यहां तो नहीं छुपा बैठा है? ब्यूरो में फोन करो, ये एड्रेस भेजो, उनको बोलो पता लगाएं इसके बारे में। अरे सर जल्दी आइए। अरे सर जल्दी आइए। क्या वो फ्रेडी? मैं
अपना बदला लेकर रहूंगा। जिसने भी मुझसे मेरा कीमती वक्त छीना है, मैं उसकी जिंदगी छीनूंगा। जो दर्द मुझे मिला है वो दर्द मैं बराबर लौटाऊंगा। मैं तुम लोगों पर ऐसा दाग लगाऊंगा जिससे सिर्फ तुम्हारी मौत ही मिटा सकेगी। मुझे किसी भी कीमत पर अपना बदला पूरा करना है। काफी तैयारी कर रखी है इसने बदला लेने की। सर ये फोटो देखिए सर, इसमें सालुंके सर की भी फोटो। और सर उन 3 विक्टिम्स की भी फोटोज हैं। ये फोटो तो अभी हाल के ही लग रहे हैं। बिल्कुल सर, ये सारी फोटोज इस केस की जांच के दौरान ली गई हैं। ये तो माया के घर का फोटो है। ये कुणाल हम पे जासूसी कर रहा है क्या? जासूसों के ऊपर जासूसी? जहां जहां हम जा रहे हैं हमारा पीछा कर रहा है। इस बार आएगा, वापस नहीं जाएगा। सर, उस आदमी को बांध के रखा हुआ है सर। यह आदमी तो भूपेंद्र लगता है सर। भूपेंद्र, ये तो बेहोश है। मैं खोल देता हूं सर। नहीं, एक मिनट कविन, एक मिनट। अगर वो खूनी इस आदमी को मारना चाहता था तो बॉक्स फैक्ट्री में भी मार सकता था। इसे यहां पे लाके बांध के क्यों रखा है? ओह, मतलब ये हमें मारने के लिए चाल बिछाया उसने। ओह नो, मौत का जाल यहां बिछा के रखा। खोलो इसे जल्दी। जल्दी खोलो इसे। मुझसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। मैं कुणाल, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैंने सीआईडी वालों को सुला दिया, मौत की नींद सुला दिया। अब दुनिया में इसके बाद कोई भी अमन और शांति का जिम्मा अपने कंधे पर नहीं उठाएगा। अभी एक को सबक सिखाना बाकी है। सालुंखे, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। अब तेरी बारी है कुणाल। तुम लोग जिंदा कैसे हो सकते हो? तेरे जैसी बीमारी सीआईडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सीआईडी मरती नहीं, मारती है तुम जैसे गुनहगारों को। क्या कह रहा था तू? डॉक्टर सालुंके को सबक सिखाएगा? हाँ, चल तुझे डॉक्टर सालुंके के पास पहुंचाते हैं। क्यों मारा मासूम लोगों को तुमने? वो मासूम नहीं है, वो अपराधी है, मेरे अपराधी। मैं उन सब लोगों को मार देना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ था सालुंके। तुम जानते थे कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसलिए तुम मुझसे जलते थे। ऐसा तुम सोचते हो, मगर ये सच नहीं है। मैं नहीं मानता। टीन की कार तुमने उड़ाई थी। नहीं, वो सालुंके नहीं था, मैं था। मैंने ही सालुंके बनकर वो सब किया। लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से मेरी जिंदगी और मेरा भविष्य खत्म हो गया ना। उस वक्त मैं वहीं पे था, वो ब्लास्ट में घायल हो गया और मैं कोमा में चला गया। और जब मैं कोमा से जागा तो मेरा सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेडिकल कॉलेज की उस घटना का वीडियो फॉरेंसिक लैब कैसे पहुंचा? वो मैंने भिजवाई थी सालुंके को चुनौती देने के लिए। माना कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन बदले की आग ने तुम्हें इंसान से शैतान बना दिया।
कानून हाथ में लेने वाले को कानून कभी माफ नहीं करता। तुम दोनों की इसकी सजा जरूर मिलेगी। तारिका फोन क्यों नहीं उठा रही? तारिका प्लीज फोन उठाओ। डॉक्टर सालुंके को फोन करता हूं। लाइट को क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे मत मारो। मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। 4 घंटे हो गए, तारिका का कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, तारिका का मोबाइल आसपास ही दिखाई दे रहा है। एक मिनट सर, डॉक्टर तारिका की गाड़ी पीछे। काविन, तारिका, तारिका, खून। कुछ हुआ है तारिका को? खून है यहाँ पे। डॉक्टर जगन, डॉक्टर जगन, अरे कुछ देर पहले फोन किया था, अब अंधेरा गया कहाँ ये? देखो जरा, लाइट लगा। सर, स्विचेस सारे ऑन है, लगता है मेन स्विच ऑफ है। मेन स्विच ऑफ है? कमाल है। डॉक्टर जगन, सर, ये तो मर चुके हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी को पता चल गया हो कि डॉक्टर जगन हमें कुछ बताने वाले थे, इसलिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पहले तारिका का गायब होना और अब जगन जी का खून। वही तो। तारिका! तारिका जी, डॉक्टर तारिका! 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 ओ, ये तारिका का ईयररिंग। ईयररिंग? यहाँ पर? यहीं होगी। फोन लगा, फोन लगा। सर, घंटी जा रही है सर। सर, उस तरफ। हाँ सर। सर, घंटी की आवाज काफी धीमी आ रही है।
खून मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। वो नहीं डॉक्टर, तारिका नीचे है, जल्दी खोलो इसको। तारिका, तारिका, इसको खोलो। तारिका, माय गॉड, तारिका, इधर। तारिका तुम ठीक हो? हाँ? हाँ? कैसे हुआ ये है? किसने किया? कौन थे वो लोग? रिपोर्ट्स थे, लैब जा रही थी। एक आदमी आया, जबरदस्ती मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया। मैंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की और मुझे किसी ने मुझे जोर से सर पे मारा। तो ये सब उन लोगों ने उस केस की रिपोर्ट्स के लिए किया है। इस केस ने हमें 3 दिन से उलझा रखा है। समंदर के अंदर बहता हुआ वो लकड़ी का टुकड़ा और उसके साथ वो आदमी की खोपड़ी। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है जाल में। खींच खींच, अरे ये तो कोई लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ है जाल में। खींच, अरे जल्दी निकाल, नहीं तो जाल फट जाएगा। खींच। ये क्या? अरे ये तो इंसान की खोपड़ी है। बस समुद्र में बहती हुई लकड़ी साधारण लकड़ियों से काफी अलग है, क्योंकि ये लकड़ी समुद्र के पानी में हजारों मील बहती हुई आई है, समुद्र के सारे जीवन को अपने आप में समेटे हुए। तो फिर साळुंखे, इस लकड़ी से हमें पता चल सकता है ना कि ये किस किस तरह के पानी में से बहकर आई और पानी की क्या खूबियां हैं। हाँ बॉस, इसीलिए मैंने प्रसिद्ध समुद्र विशेषज्ञ मरीन एक्सपर्ट डॉक्टर जगन को यहाँ पर बुलाया है। वो इस खोपड़ी और इस लकड़ी की जांच करके हमें बताएंगे कि इस खोपड़ी और लकड़ी पर समुद्र के पानी का क्या क्या और कितना कितना असर हुआ है। तो यहाँ सर पे पीछे गोली मारी गई है इस आदमी को। ये देखो बॉस, इस सुराग को देख करके लगता है काफी नजदीक से गोली मारी गई है। साळुंखे, क्या तू बता सकता है ये खोपड़ी कितने समय तक समुद्र में थी? बस ये जो काई हमें इस लकड़ी पर से मिली है, हाँ, ऐसी ही काई इस खोपड़ी की आंखों के चारों तरफ और आसपास भी है। ये काई हमें बताती है कि ये लकड़ी और ये खोपड़ी काफी बरसों से समुद्र में अपना डेरा जमाए हुए थी। फिर तो साळुंखे साहब ये भी पता चल जाएगा कि ये खोपड़ी समंदर के किस भाग में थी, और साथ ही साथ पक्के तौर पे ये भी पता चल जाएगा कि कितने समय तक थी। हाँ, पता चल सकता है। तारिका, एक काम करो, इस खोपड़ी पर से जितने भी बैक्टीरियाज मिले उनका अच्छी तरह से एनालिसिस करो, इससे उनकी उम्र का पता लगेगा और बाद में हम इस खोपड़ी का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। सॉरी डॉक्टर साळुंखे, थोड़ा लेट हो गया। अरे यार, एनीवे कोई बात नहीं। बस ये है वो समुद्र से बहती हुई लकड़ी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्लीज चेक इट।
वाह सर, लकड़ी में से तेल निकलने लगा। इसका मतलब ये है कि ये लकड़ी समुद्र के उस हिस्से में थी जहां बहुत सारा तेल बिखरा हुआ था, और उसी में से कुछ तेल इस लकड़ी ने सोख लिया। सर पानी में इतना तेल के लकड़ी ने सोख लिया कैसे? कई बार ऐसा होता है ना कि कोई तेल से भरा हुआ जहाज अगर समुद्र में डूब जाए तो उस जगह समुद्र में तेल ही तेल हो जाएगा। शायद वैसा ही हुआ होगा। अब मैं ये लकड़ी जलाता हूँ। वो क्यों? दरअसल इस लकड़ी को जलाने से जो अलग अलग तरह की लपटें उठेंगी, उससे हमें समुद्र के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले रसायनों के बारे में पता चलेगा। हम उन रसायनों की फोटोग्राफ लैब को भेज देंगे। लैब हमें बताएगी कि ये लकड़ी कहां कहां से तैरती हुई यहां पहुंची, और अगर उन्हीं में से कोई रसायन खोपड़ी पर लगा हुआ मिला तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये क्राइम कहां हुआ है। सर, इस खोपड़ी में मिले समुद्री बैक्टीरिया और एल्गी की उम्र लगभग 7-8 साल है। 7-8 साल से समुद्र में? तो इसका एक ही मतलब है कि ये खोपड़ी जिस आदमी की है उसकी मौत समुद्र में 2005 में हुई है। 2005। उन रिपोर्ट से हमें पता चल सकता था वो खोपड़ी कहाँ थी, कहाँ से बह के आई थी। कोई तो है लेकिन जो ये नहीं चाहता कि सीआईडी इस केस के तह तक पहुंचे। किसी के चाहने या ना चाहने से सीआईडी नहीं रुकती। क्या पता चला सर इस रिपोर्ट में, जिसके लिए आपको ड्रग, डॉक्टर तारिका को जान से मारने की कोशिश और डॉक्टर जगन का खून हुआ? दया रिपोर्ट के मुताबिक वो खोपड़ी 35 से 40 साल के आदमी की है, और वो जो लकड़ी की लपटों के अलग अलग फोटोग्राफ्स हमने लैब में भेजे थे, उन लपटों का केमिकल कंपोजिशन अरब महासागर के पानी से मिलता है, लेकिन उन लपटों का केमिकल कंपोजिशन सबसे ज्यादा साओलिन समुद्र तल के पानी से मिलता है। इसका मतलब है साओलिन समुद्र तल से ऊपर उठकर ये खोपड़ी बहती हुई लकड़ी से उलझकर अरब सागर में पहुंची। बिल्कुल। सालुंखे ने कहा कि उस खोपड़ी के अंदर वाले हिस्से में उसे कुछ बैक्टीरिया मिली, किण्वन क्रिया करने वाली बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन करने वाली बैक्टीरिया। और फिर मरीन एक्सपर्ट डॉक्टर जगन के रिपोर्ट में यह भी बताया है उसकी खोपड़ी के ऊपर से कुछ फेरस ऑक्साइड के अंश मिले। फेरस ऑक्साइड, लोहे की जंग। लेकिन सर, समुंदर के नीचे एक खोपड़ी पे लोहे की जंग कैसे आ सकती है सर? वही तो। ये खोपड़ी 8-9 सालों से पानी के अंदर थी और बहती हुई एक लकड़ी से जाकर फंस गई, जिसपे से हमें तेल के भी कुछ अंश मिले। हो सकता है ये खोपड़ी किसी डूबे हुए जहाज के मलबे के नीचे दब गई हो। डूबा हुआ जहाज, पता लगाना पड़ेगा पिछले 7-8 सालों में उस समुद्री हिस्से में कोई जहाज डूबा था क्या? सर, ये है 1955 में सॉली बैकवाटर्स ऑफ अरेबियन सी में डूबी हुई शिप, जिसका नाम था मून बोट 15Y। ये शिप मुंबई में होने वाली एक विशाल प्रदर्शनी के लिए कुछ कीमती धरोहर, स्मारक, कुछ पुरानी पंडुलिपियां, स्क्रोल्स लेकर आ रही थी, और कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से डूब गई। जून 2005, करीबन 50 साल बाद हमारे सेंटर ने इस शिप की जांच का प्रोग्राम बनाया। फिर क्या हुआ? जांच सफल हुई? नहीं सर, क्योंकि उस जांच दल के चारों लोगों में से मेरे अलावा कोई वापस लौटा ही नहीं। क्या? नहीं लौटा मतलब ये कि तीनों गोताखोर आर्कियोलॉजिस्ट, मेहुल, अंतरा और रणवीर सर,
उनमें से कोई भी पानी से बाहर ही नहीं आया। तो फिर उनका क्या हुआ? हमने उनको तलाशने की बहुत कोशिश की, पर तीनों का कुछ पता नहीं चला। सिर्फ मैं ही वापस आ पाई, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनके साथ पानी में गई ही नहीं थी। तो उस वक्त आप कहाँ थी? मैं पानी के ऊपर बोट पे ही थी। एक मिनट, वैसे आप कौन है? सब, मैं डॉक्टर शिखा, मैं उस टीम की सबसे जूनियर मेंबर थी। काफी देर तक जब उनमें से कोई बाहर नहीं आया तो मैंने सेंटर इन्फॉर्म किया। यहाँ से एक रिसर्च टीम वहां पहुंची और शिप का जो भी सामान था उन्होंने निकाल लिया। काफी दिनों तक उन सब की खोज भी की, पर उन सब का कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है डॉक्टर नैना, इस जहाज पर का जो भी सामान आपके पास है, जो भी सामान, वो सब हम हमारे ब्यूरो ले जाना चाहते हैं जांच करने के लिए। जी सर, 1 सेकेंड। हेलो जोजो, ऑफिस में आओ जल्दी। जोजो कौन? सर इन्वेंट्री का इंचार्ज है। जो भी सामान हमारे पास आता है उसका रिकॉर्ड्स वो ही रखता है। मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये लोग सीआईडी से हैं और इन्हें मून बोट 15Y से मिला हुआ जो भी सामान है वो इन्हें चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके ऑफिस में भिजवा देता हूँ, क्योंकि कुछ समय लगेगा कुछ डिटेल और गेट पास बनाने में। ठीक है, कोई बात नहीं। जो ने ये सारा सामान भेजा है मरीन रिसर्च सेंटर से। और तुम इन सारे सामानों को लिस्ट से मैच करके देख रहे हो? हाँ सर, और रणवीर, अंतरा और मेहुल, उन सब की फोटो भी भेजी है ईमेल पे, और उनके रिकॉर्ड्स भी। मयूर वही चेक कर रहा है। गुड, काम करो फ्रेडी, तुम्हारा ये सब लिस्ट चेक होने के बाद में ये सारा का सारा सामान फोरेंसिक लैब में भेज दो। यस सर। हाँ डॉक्टर तारिका, ओके ग्रेट, थैंक्स सर। उस खोपड़ी का रिकंस्ट्रक्शन हो गया है। डॉक्टर तारिका ने मेल भेजा है फेस इंप्रेशन का। गुड। मयूर सर, देखो जरा वो चेहरा चेक करो। सर ये रही उस आदमी की शक्ल। मयूर, अब रणवीर, मेहुल और अंतरा, इन तीनों के चेहरे दिखाओ। सर ये रहे सर। सर खोपड़ी से जो चेहरा बनाया गया है वो मरीन से गायब हुए किसी भी आदमी से मैच नहीं कर रहा। हाँ सचिन, मिल तो नहीं रहा है, फिर भी एक खोपड़ी पर जो चेहरा बना है ना, उसे मयूर हमारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच करके देखो। सर ये तो नामी जादूगर सम्राट है जो 2005 में गायब हो गया। क्या सम्राट सर इस दुनिया में नहीं रहे? और हम ये जानते हैं कि आपके सम्राट सर की मौत 2005 में हो गई थी। 2005 जून से तो गायब हो गए थे वो। 2005 में आप लोग थे सम्राट के साथ? हमने तभी ज्वाइन किया था और हम उनके असिस्टेंट थे। ओके, तो उनके गायब होने से पहले की कोई खास बात आपको याद है? हाँ सर, उस वक्त वो ताले और जंजीर बना रहे थे, जिसका हमारा जादू के शो में भी कोई काम नहीं था। मैं आपको उसकी फाइल दिखाता हूँ। राज, सम्राट सर की वो ताले वाली फाइल ले आना। ताले और जंजीर बना रहे थे? जी सर। हाँ सर, मैंने उनसे एक बार ये पूछा भी था कि ये क्या है। बोल रहे थे किसी खजाने की चाबी है जिससे वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे और उनके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। सर ये देखिए फाइल। सर ये ताले जैसे दिखते नहीं हैं, लेकिन ये ताले ही हैं। सर 4 जून को वो अपने बनाए हुए ताले और जंजीर लेकर चले गए और हमसे कहा कि आज दौलत दरवाजे पर आ जाएगी। लेकिन सर उस दिन के बाद वो कभी वापस ही नहीं लौटे। तुम लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की? सर की थी। वो अपने पास कभी फोन भी नहीं रखते थे, कोई परिवार भी नहीं था उनका। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी, मगर कुछ पता नहीं चला सर। ठीक है,
ये कैसे हो सकता है? फिर से स्कैन करते हैं। माय गॉड, ये क्या चक्कर है? हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपने अर्जेंटली बुलाया? दया, जहाज में से मिले हुए सभी आर्टिफैक्ट्स, ये सारे धरोहर का कार्बन डेटिंग कर लिया है। ये सभी की सभी चीजें 16वीं शताब्दी की हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। ये क्या बात कर रहे हैं? मून बोट में मिली तमाम चीजों में एक चीज 16वीं शताब्दी की नहीं है? नहीं सर, इसका मतलब वो चीज मून बोट की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, और वो कोई धरोहर भी नहीं है। वो है एक छोटा सा हथियार, ये चाकू, जो 2002-2003 में बना है। सर 1955 में ये जहाज डूबी थी और उसमें 10-12 साल पुराना हथियार का मिलना, इसका मतलब है कि समंदर के अंदर पड़ी ये मून बोट में कुछ ना कुछ तो हुआ है। जब अंतरा, रणवीर और मेहुल गायब हुए थे 2005 में। और सर, सम्राट का भी वहां होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर, इसका मतलब सम्राट का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है उस घटना से जिसमें रणवीर, मेहुल और अंतरा की जान गई उस पानी के अंदर। समंदर के गहराई में वहां जाना पड़ेगा जहां पे इस मून बोट का मलबा पड़ा है।
ये जो दोनों कंकाल आप लोगों को बाद में मिले हैं ना, इनमें से ये कंकाल मेहुल का है और ये अंतरा का है, और ये खोपड़ी जो सबसे पहले मिली थी, ये कंकाल सम्राट का है। तो फिर रणवीर कहाँ गायब हो गया? अगर मेहुल, अंतरा और रणवीर पानी से वापस नहीं आए तो रणवीर कहाँ गया? उसकी तो लाश भी नहीं मिली हमें। सर कहीं ये सारा चक्कर रणवीर का तो नहीं? हो सकता है काबिल। सर फिर सम्राट का क्या लेना देना इन तीनों से? यही तो पता लगाना है पूर्वी कि किसके कहने पे सम्राट वहां गया था, क्योंकि उसका बनाया हुआ लॉक मून बोर्ड की कंपार्टमेंट में लगा हुआ था, जो 2005 में बना था, और उसके बाद से वो गायब था। सर फिर तो शिखा से दोबारा पूछताछ करनी पड़ेगी। वो अकेली वापस लौट कर आई थी, वो भी जिंदा। सबसे पहले हमें मून बोट प्रोजेक्ट की वीडियो चाहिए, वो भी मरीन सेंटर को जानकारी दिए बिना, वरना उस वीडियोस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और ये टेप आज रात ही चाहिए। कहीं चोरी करते वक्त हमें कोई पकड़ न ले। अरे सर कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो। सीआईडी का बैच है ना, हम लोग उसे सीआईडी का बैच दिखाएंगे और कहेंगे चोर पुलिस करने आए हैं। पहले अंदर तो चलो। सर अंदर आर्काइव्स रूम में से कोई आवाज आ रही है। अब लोग जाओ, मैं आता हूँ। सुन, मरेंगे तो साथ में मरेंगे। चल कुछ होना। सर वो देखिए, वहां पर कोई है। लाइट ऑफ, बंद कर टॉर्च। हमसे पहले कोई चोर आ गया टेप चुराने के लिए। एसीपी साहब ने हमसे कहा नहीं कि उन्होंने किसी और को भी टेप चुराने के लिए बोला है।
हाथ ऊपर। कौन हो तुम? नकाब उतारो। मैं डॉक्टर शिखा, मैं उस टीम की सबसे जूनियर मेंबर थी। शिखा तुम सब कौन हो? सीआईडी? देखो देखो देखो, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता है? नारी शक्ति लय भारी, लेकिन मेरी माँ अब भागना मत। नहीं, हाँ, वो तो रुक जा। शिखा, शिखा तुम इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए। सर ये झूठ बोल रही है, इसने कोई टेप्स चुराए हैं। टेप्स? कैसे टेप्स चुराए तुमने? सब मैं बेगुनाह हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि वो मून बोट के टेप्स किसी और के हाथ लगे। क्या है उन टेप्स में? क्या है बताओ जल्दी। सर वो उस टेप में, सर मैं अपना काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि एक बोट सामने से आई और उसमें कुछ लोग थे। सर कुछ समय के बाद उन लोगों में से एक आदमी पानी में चला गया और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो ऊपर आ गया। और सर जैसे ही वो ऊपर आया, एक आदमी ने उस पर गोली चलाई और वो मर गया। और फिर सर कुछ समय के बाद वो दोनों भी पानी के अंदर चले गए। मैं डर गई थी सर, मुझे लगा कि उस खूनी ने मुझे भी देख लिया है और वो मुझे भी मार देगा। मेरी बोट पे भी एक कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उसी रिकॉर्डिंग के टेप्स लेने आई थी सर। सर इसका मतलब इसने सम्राट का खून होते देखा था, क्योंकि उसी के सर में गोली लगी थी। तुम ये टेप्स पहले भी तो चुरा सकती थी ना, फिर आज ही चोरी करने का क्यों सोचा तुमने? उस वक्त सभी को ये लगा कि ये एक हादसा है, ऐसे में वो टेप कौन देखता। मुझे क्या पता था कि इतने सालों बाद सीआईडी उस दबे हुए केस की फिर से छानबीन करेगी। बहुत बड़ी गलती की तुमने शिखा, जुर्म को छुपाने की। जुर्म छुपाना भी एक अपराध होता है, समझी? अब तो तुम्हें जेल में बैठना पड़ेगा जब तक कानून तुम्हारा फैसला नहीं करता। एक मिनट पॉज करो।
सचिन, जो सामान हमारे पास मरीन सेंटर ने भेजा था उस डूबे हुए जहाज पर जो था वो, उसमें ये मेटल बॉक्स नहीं था, ये संदूक। हाँ सर, ना तो ये बॉक्स लिफ्ट में था और ना ही मरीन रिसर्च सेंटर से आया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मरीन सेंटर वाले ये बॉक्स छिपा रहे हैं हमसे? ये भी तो हो सकता है सचिन कि ये बॉक्स मरीन रिसर्च सेंटर तक पहुंचा ही नहीं। सर फिर ये बॉक्स गया कहाँ और इसके अंदर था क्या? हो सकता है पूर्वी के कीमती सामान हो इसमें, और ये सारा सामान 1955 में महाराष्ट्र के एक म्यूजियम में आने वाला था। म्यूजियम में? तो कहीं ये खून इस संदूक की वजह से तो नहीं हुए? पता लगाना पड़ेगा म्यूजियम से क्या था इस संदूक में। मुझे 1955 के कार्गो शिप्स की फाइल्स चाहिए। सर, कितनी धूल है? यहाँ पे साफ सफाई करने की सख्त मनाही है। चीख फैलाओ अभियान की पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पे। सर, ये रही वो फाइल कार्गो शिप वाली। ये देखिए। ये देखो, मेटल चेस्ट, संदूक, मुगल जवाहिरात से भरा हुआ संदूक 1955 की लिस्ट में है, लेकिन मरीन रिसर्च सेंटर के इन्वेंटरी में नहीं है। संदूक किसी ने पानी के अंदर से ही गायब कर दी। सर, ये काम कौन कर सकता है? श्रेया, ये काम तो वही कर सकता है जो मरा नहीं। सर, पानी में तो सम्राट, अंतरा, मेहुल और रणवीर गए थे। और सर, इनमें से 3 के कंकाल तो मिल चुके हैं। सर, हो सकता है कि रणवीर भी मर गया हो और उसकी लाश मछलियों ने खा ली हो, या फिर पानी की बहाव से उसकी लाश कहीं दूर बह गई हो। पंकज मान लिया कि ऐसा ही हुआ होगा, मगर संदूक का क्या? क्या वो जवाहिरात से भरा हुआ संदूक गायब हो गई? जरा सोचो, सम्राट, मेहुल, अंतरा, ये तीनों के तीनों उस जहाज में कैद थे। उनके कंकाल तो हमें मिल गए, मगर रणवीर का कुछ भी नहीं मिला। इतना सा निशान तक नहीं मिला रणवीर का। इसका मतलब है कुछ न कुछ तो करके रणवीर वहां से गायब हो गया उस संदूक के साथ। सब किया हुआ रणवीर का ही है। पर सर, अब तक तो सब ये समझते थे कि रणवीर मर चुका है। अगर वो जिंदा है भी तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? और एक बात ये भी है सर कि रणवीर ने उस सोने को वैसे ही बेचने की गलती नहीं की होगी, वरना अब तक पकड़ा जाता। बिल्कुल, तो बस पता लगाना पड़ेगा 2005 के दरमियान ऐसे कितने जौहरी थे जो जवाहिरात, सोना चांदी गलाने का धंधा करते थे। ये रणवीर जरूर उन्हीं में से किसी एक के पास गया होगा। हाँ सर, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, अभी तक तो कुछ मिला नहीं सर। आप कुछ पता चला सर? हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं सर, अगर आप कुछ पता चला तो हम आपको बताते हैं सर। आइए आइए सेठानी जी, इससे पहले कि वो आ जाए, आइए, इसको तो मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। गलती हो गई। आइए आइए, बोलिए क्या काम है? यही है। बहुत खतरनाक जगह है ये, उतरते ही पीछे लग गया एक। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। बहुत मुश्किल से आए हैं आपकी दुकान, पीछे एक चोर बुर्बक टाइप आदमी लग गया था, नीचे खड़ा। आइए दिखाता हूँ उस तरफ, आइए इधर आइए। वो देखिए फोन पे बात कर रहा है।
लगता है अपने साथियों को बुला रहा है यहाँ पर। बाप रे। आप रुकिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ पुलिस? नहीं नहीं नहीं। अरे सेठ जी सेठ जी सेठ जी, अरे आप तो कच्चे खिलाड़ी निकले। अरे पुलिस को फोन नहीं करना, लोग बैठे। हमारा जो माल है ना ये वाला अलग किस्म का है। अलग किस्म का? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आइए सेठानी जी कम। कैसा लगा? एकदम सही जगह पर आए आप। कहाँ से हाथ मारा है? फालतू सवाल बड़े कर रहे हैं आप माल देखिए, आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। तो बेचना है? सेठानी जी कह रही है बेचना नहीं है। तो खरीदना है? खरीदना भी नहीं है। तो फिर गहनों के बदले गहने लेने हैं? तो फिर आप लोग क्यों आए हुए यहाँ बाजार में? मासूम है, इधर देखिए, हम ये चाहते हैं कि आप इस सामान को पिघला दें। जब बाजार बढ़े, रेट बढ़े, हम धीरे धीरे हौले हौले प्यार से बेचे के पैसे कमाएंगे। आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपके काम के डबल रेट लगेंगे। अरे सेठ जी डबल रेट क्यों? कोई बात नहीं, जो काम पहले किया ना। अरे कैसी बात करते हो? बहुत बार किया, और ये जो आप लेकर आए हैं ये तो चिल्लर है। 2005 में तो हमने मुगल काल के बने हुए अरबों रुपए के गहने और कीमती धरोहर को गलाया था, और किसी को कानों कान खपत तक नहीं होने दी थी। पूरे 4 दिन तक चलता रहा था ये काम। आइए मेरे साथ, आइए। अरे चुन्नू, अरे सेठ लोगों का कुछ माल है, गलाना है इसको। कितना माल है साहब? जोजो, तुम अरे आप कहीं जा रही हैं क्या? हम लोग तो चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक का प्रोग्राम बना के आए थे। क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रही? लगता आपने हम सीआईडी वालों को पहचाना नहीं। नैना जी, माफ करिए, आपके दोस्त जोजो हमारे साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने आपके यहाँ का पता दिया हमें। जोजो ने? पर क्यों? क्योंकि समंदर से निकली कीमती चीजें मरीन सेंटर से गायब करके बाजार में बेचता है वो, आपके साथ मिलके। मेरे साथ? क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैडम, आपका सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। बेहतर यही होगा कि आप खुद ही बता दीजिए। मैंने ही समंदर से मिले मुगल जवाहरात लिए थे। और कौन कौन मिला है तुम्हारे साथ इस काम में? कोई नहीं था सर। झूठ मत बोलो, 2005 में तुम मरीन सेंटर में थी ही नहीं, तो फिर मुगल जवाहरात तुम्हारे पास कैसे आए? मैंने कुछ लोगों को सेट किया था। उस टाइम मैं जूनियर विंग में थी। क्या बात है, आप समंदर में गई नहीं, सम्राट का खून आपने किया नहीं, तो फिर कौन है ये जो आपकी मदद कर रहा है? सर मेरे साथ थे कुछ लोग। साथियों के नाम तो होंगे ना? कौन है अंदर? सर अंदर कोई नहीं है सर। सर मैं अकेले हूँ सर, किसे देख रहे हैं सर? कौन है? बाहर आ जाओ, बाहर आ चुपचाप।
रणवीर। रणवीर? कौन रणवीर? 3 खून करके इतने सालों से छुपा हुआ। सर मैं तो नैना का पति सिद्धांत हूँ। नाम बदल सकते हो लेकिन चेहरा नहीं। हाँ सर, मैं ही रणवीर हूँ। 2005 में मैं और मेरी टीम समंदर पे उस जगह गई थी। उस चेस्ट के बारे में सिर्फ मैं जानता था और कोई नहीं, इसलिए मैंने सम्राट के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। सम्राट ने मेहुल और अंतरा को मार दिया और उनकी लाश बोट में छुपा दी। उसके बाद सम्राट को मेरे 2 आदमियों ने गोली मार दी और सर मैं चेस्ट लेकर पानी के रास्ते बाहर आ गया। सच्चाई को सामने आने में देर लग सकती है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। सम्राट को उसके किए की सजा तुमने दे दी, लेकिन तुम्हें सजा दिलाने के लिए सम्राट की खोपड़ी खुद पानी के बाहर आई। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा कानून जरूर देगा, शायद फांसी होगी।